जय हिंद दोस्तों। मिशन ग्रीन पेन के लिए एजुकेशन मैनेजमेंट की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो क्लास में हमने राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन को जाना था। अभी स्टेट लेवल पर किस प्रकार से मैनेजमेंट है वो होता है, सचिवालय, आयुक्तालय, निदेशालय के फंक्शन के बारे में बात की। साथ में ये जाना था भी हमें इनसे रिलेटेड किन किन प्रकार के अन्य निदेशकों के बारे में यानी डिपार्टमेंट के बारे में जो कि स्कूल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं पढ़ना होगा। ये बात भी अपनी हो चुकी है। आज की अपनी इस क्लास में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एकीकृत स्कूल शिक्षा का संगठनात्मक ढांचा। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, आपको राजस्थान के अंदर जो मैनेजमेंट चलता है स्कूल का, जो आपके सिलेबस में है, उस चीज़ को टॉपिक वाइज अच्छे से जानने के लिए हमें इसके संगठनात्मक ढांचे को और मैनेजमेंट की जो बेसिक बात है उनको समझना जरूरी है। एकीकृत स्कूल शिक्षा, ये शब्द आगे जाकर हम इसकी और भी व्याख्या करेंगे। इसका मतलब होता है पूर्व प्राथमिक से लेकर 12वीं क्लास तक, या सीधा सिंपल तरीके से अभी आप ये समझ लो भी 1 से लेकर 12 तक के कंप्लीट जो स्कूल शिक्षा है उसके जो संगठनात्मक ढांचा है, यानी किस प्रकार से कंट्रोलिंग बॉडी ऊपर से लेकर नीचे तक स्कूल लेवल तक काम करती है, इसको समझना जरूरी है। आपको अब अच्छे से समझ में आ चुका है। सबसे ऊपर जो शिक्षा मंत्री के बाद, क्योंकि वो तो राजनीतिक पोस्ट है, वो आते हैं जो हमारे स्कूल इंचार्ज है पूरे राजस्थान के, वो है प्रमुख शासन सचिव, जो कि सेक्रेटरीट में बैठते हैं। इनके अंडर में आते हैं कमिश्नर, आयुक्त आते हैं, और आयुक्त इनके अंडर में आते हैं फिर निदेशक, जो डायरेक्टरेट में बैठते हैं, जो बीकानेर के अंदर है, जो कि शिक्षा विभाग का विभागाध्यक्ष है, वो भी कहलाता है, जो कि स्कूल और सरकार के बीच की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कड़ी होती है। ये तीनों चीज तो स्टेट लेवल पर सब मैनेज करती है, लेकिन अकेला स्टेट लेवल पर निदेशक भी अगर ये विभागाध्यक्ष है तो अकेला कैसे कंट्रोल करता है? तो इसके लिए भी एक आगे की ओर स्ट्रक्चर है जिसको जानना हमें जरूरी है। अब पूरे राजस्थान को शैक्षिक दृष्टि से, पढ़ाई के लिहाज से कुछ संभाग के अंदर बांटा हुआ है, जिन्हें हम एजुकेशनल जोन कहते हैं, यानी हम संभाग की बात कर रहे हैं यहां पर। और यह भी आप समझ लीजिएगा, हम प्रशासनिक संभाग की बात नहीं कर रहे। आपको पता है राजस्थान को एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर 7 संभागों में बांटा हुआ है, लेकिन शिक्षा की दृष्टि से गौर कीजिएगा, पढ़ाई की दृष्टि से पूरे राजस्थान को 9 शैक्षिक संभागों के अंदर बांटा हुआ है। 9 संभाग है। अब बात आती है भी स्टेट लेवल पर तो ये सिस्टम हो गया। अब इन संभाग के ऊपर यानी इन मंडल के ऊपर जो अधिकारी नियुक्त होता है, सबसे बड़ा अधिकारी, उसका क्या नाम होता है? तो उसका जो नाम होता है वो है संयुक्त निदेशक। संयुक्त निदेशक होता है भी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है जॉइंट डायरेक्टर। सबकी फुल फॉर्म की आपको अपने आप ही नोट्स के अंदर जो पीडीएफ मिलेगी वहां फुल फॉर्म मिल जाएगी। संयुक्त निदेशक कहां बैठता है? संभाग के ऊपर। कितने शैक्षिक संभाग है? एजुकेशनल जोन कितने हैं राजस्थान में? 9 है। हर जोन के ऊपर एक जॉइंट डायरेक्टर बैठता है, जो कि डायरेक्टर साहब के अंडर में काम करते हैं। तो अब हर संयुक्त निदेशक का, जॉइंट डायरेक्टर का काम हो गया, जो भी संभाग मिला हुआ है। जैसे बीकानेर संभाग की बात करें तो बीकानेर संभाग के अंतर्गत बीकानेर डिस्ट्रिक्ट खुद आता है, हनुमानगढ़ आता है और गंगानगर, 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो जॉइंट डायरेक्टर पूरी व्यवस्था को वहां देखता है। अब इसके बाद हम चले, संभागों को फिर किस में बांटा गया है? जिले के अंदर बांटा गया है, जिला। अब हमें पता है राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। अब बात आती है हर जिले का प्रमुख जो शिक्षा का अधिकारी होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसका नाम है, यहां शॉर्ट इंग्लिश में लिख रहा हूं, CDEO। फुल फॉर्म की बात करें, चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर। चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर। अब फुल हिंदी में बात करें तो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
ध्यान दीजिएगा, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? सीडीओ होता है। एक चीज यहां मैं क्लियर कर दूं, अब इस सीडीओ के अंडर में भी तो बहुत से अधिकारी होंगे, एलिमेंट्री का डीओ, सेकेंडरी का डीओ, बहुत से इसके अंडर में काम करते हैं। आपको उन पर इतनी फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, मुखिया का नाम पता होना चाहिए। तो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी हो गया सीडीओ, यानी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी। उसके बाद में जिलों को किस में बांटा गया है? जिले आगे जाकर अगर प्रशासनिक दृष्टि से बात करें तो पंचायत समितियों में बंट गए, जिन्हें कहा जाता है ब्लॉक। तो एजुकेशनल ब्लॉक। अब यहां संख्या की बात नहीं करेंगे क्योंकि हाल ही में और भी नई पंचायत समितियां हैं वो बनाई गई है, तो ज्यादा इस पर अब हम फोकस नहीं करेंगे। तो 33 जिले हैं, हर जिले का मुखिया सीडीओ होता है। फिर इसके अंडर में आते हैं ब्लॉक, और हर ब्लॉक का जो अधिकारी है उसका नाम है सीबीईओ। सीबीईओ, यहां पर डी है, डी का मतलब डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर बी है, इसका मतलब ब्लॉक है। चीफ ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर, यानी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। ये कहां पर बैठता है? ब्लॉक पर बैठता है। ये व्यवस्था कब हुई ये भी आपको बताना चाहूं, नॉलेज के लिए, वैसे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा आपसे। 2018 में, अगस्त 2018 में ये सारा ढांचा अपनाया गया है, और 21 में थोड़ा सा और भी संशोधन हुआ है, आगे जाकर उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अब जी हम पहुंच गए ब्लॉक लेवल के ऊपर, यानी पंचायत समिति स्तर के ऊपर हम यहां इस सिस्टम को ले आए हैं। अब चलें ब्लॉक से आगे। अब इसके अंडर में क्या है? इसके अंडर में कोई नगर पालिका है तो वो आ जाएगी, या कोई नगर परिषद है, नगर निगम है, या सारी ग्राम पंचायतें। तो इसके अंडर में सारे स्कूल आ जाएंगे। लेकिन कौन से स्कूल, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। थोड़ा सा अब यहां गौर करना होगा आपको। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो भी स्कूल है, अब वो यहां पर इस सीबीओ के अंडर में आ जाएंगे। और माध्यमिक स्कूल का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? हेडमास्टर होता है। आने वाले कुछ ही टाइम में ये पोस्ट भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर गांव के अंदर उच्च माध्यमिक स्कूल ही हो जाएंगे, माध्यमिक को मर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन अभी हम यही भी, माध्यमिक स्कूल है तो उसका हेडमास्टर, और उच्च माध्यमिक स्कूल का जो मुखिया होता है उसको कहते हैं प्रिंसिपल, यानी प्रधानाचार्य। ये व्यवस्था समझ लीजिए, अब आपको बहुत इजी रहेगा। तो सारे स्कूल आ चुके हैं, सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल, यानी हेडमास्टर और प्रधानाचार्य है वो सीबीओ के अंडर में आ गए। तो अब हम कहां तक पहुंच गए हैं? हम एक स्कूल के अंदर पहुंच गए हैं, और सबसे बड़ा स्कूल उच्च माध्यमिक है, यानी 1 से 12। अब आपको हर ग्राम पंचायत के ऊपर, हर शहर के अंदर उच्च माध्यमिक स्कूल मिलेंगे। तो प्रधानाचार्य वहां का मुखिया हो गया, वो सीबीओ के अंडर में आ गया। अब यहां इसके अंडर की बात करें अब, क्योंकि हमने अभी तक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल की तो बात ही नहीं की है। प्राइमरी स्कूल और उच्च प्राथमिक जो स्कूल हैं वो कहां गए? अब चलिए उस कहानी को समझना है। तो यहां ये कहानी क्लियर होगी भी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो हेडमास्टर प्रिंसिपल है वो सीबीओ के अंडर में आ गए। आगे की कहानी को यहां ले आते हैं। अब देखिए आगे का सिस्टम। आगे के सिस्टम को बांट लेता हूं 2 भाग के अंदर में, क्योंकि अब यहां 2 बातें हो गई ना, भी हम गांवों की बात कर रहे हैं या शहरों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत, और दूसरा हो गया अपना कोई भी शहरी क्षेत्र, नगर पालिका, नगर निगम, वहां की बात आ गई। हर ग्राम पंचायत के अंदर एक सीनियर स्कूल को, अगर एक से ज्यादा है तो किसी एक को, जो सरकार ने जिसके लिए आदेश जारी किए हुए हैं। तो ग्राम पंचायत के अंदर एक स्कूल को आदर्श स्कूल घोषित किया हुआ है, जहां पर सारी सुविधाएं मिलेगी। ये एक राज्य सरकार की योजना थी और अभी भी चल रही आदर्श स्कूल। तब आप देखोगे हर स्कूल का जहां नाम लिखा होता है ना, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तो उसके ऊपर लिखा होता है आदर्श स्कूल योजना में चयनित, आदर्श स्कूल योजना में चयनित। तो हर ग्राम पंचायत का 1 से 12 का जो स्कूल है वो आदर्श स्कूल बनाया है, और शहरी क्षेत्र के एक सीनियर स्कूल को, बड़े स्कूल को नोडल स्कूल घोषित किया हुआ है। ये जो आदर्श स्कूल है,
इसका जो प्रिंसिपल है, अब हम सीधे, क्योंकि ये आदर्श स्कूल और नोडल स्कूल है, वो कौन से है, सीनियर स्कूल है, तो हम प्रिंसिपल की बात करेंगे अब, सिर्फ प्रिंसिपल की। जो आदर्श स्कूल का जो प्रिंसिपल है, अगर ये प्रिंसिपल प्राथमिक जो और उच्च प्राथमिक स्कूल है, यहां पर मैं बना देता हूं, हम चार्ट रूप में समझ लेंगे, एक तो प्राइमरी स्कूल और एक अपर प्राइमरी स्कूल, यूपीएस और पीएस शॉर्टकट। प्राइमरी स्कूल यानी 1 से 5 और अपर प्राइमरी जो स्कूल है वो 1 से 8 का हो गया। अभी अगर ये सीनियर स्कूल का प्रिंसिपल, जिसे आदर्श स्कूल घोषित किया गया है, जिसके इसके अंडर में उस पंचायत में जितने भी सरकारी प्राइमरी स्कूल आते हैं, जितने भी अपर प्राइमरी स्कूल आते हैं, उन सभी की ये मॉनिटरिंग करता है। इन सब का अधिकारी एक तरीके से पंचायत के ऊपर, प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी स्कूल के ऊपर इनका जो अधिकारी नियुक्त किया है, यानी प्रारंभिक जो शिक्षा है हमारी 1 से 8, उसमें क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए उसकी मॉनिटरिंग सही तरीके से हो, इसके लिए आदर्श स्कूल के प्रिंसिपल को एक नाम दिया गया है, जिसका नाम है पीईओ, पीओ। अब पीओ की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। पंचायत एलिमेंट्री यानी प्रारंभिक, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये जो सीनियर स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है, वो 1 से 12 का जो उनका खुद का स्कूल है, अपने खुद के स्कूल का तो वो क्या है, प्रिंसिपल है। खुद के स्कूल का तो क्या है, एक जैसे ये कर ले भी, ये अपना कोई 1 से 12 का स्कूल है, यहां का मुखिया हो गया प्रिंसिपल, तो इस स्कूल के लिए तो ये प्रिंसिपल है। लेकिन इस स्कूल के अंडर में जितने भी प्राइमरी, जैसे सपोज करें भी 2 प्राइमरी स्कूल है पंचायत के अंदर, कोई चक में, ढाणी में, कहीं भी हो सरकारी स्कूल, और 1 यूपीएस स्कूल है, तो इस 1 यूपीएस और 2 प्राइमरी स्कूल के लिए ये प्रिंसिपल नहीं है। इन स्कूलों के लिए इसका नाम क्या हो गया, पीईओ है, पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर है। समझ गए होंगे आई थिंक। खुद के स्कूल का तो प्रिंसिपल है, और इसके अंडर में आने वाले 1 से 8 के जो सरकारी स्कूल है, उनके लिए इसका नाम क्या है, पीओ। इसका मतलब पंचायत जो प्राइमरी स्कूल है या अपर प्राइमरी स्कूल है, इनके स्कूल की कोई भी काम करेगा तो वो कौन सी मोहर लगाएगा, प्रिंसिपल पीओ की मोहर लगाएगा, पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर की मोहर लगाकर साइन करेगा। और खुद की स्कूल की किसी डाक या काम के लिए मोहर लगाएगा तो किसकी लगाएगा, प्रिंसिपल की लगाएगा, प्रधानाचार्य की लगाएगा। तो आई थिंक समझ गए अब आप भी। ब्लॉक के अंदर जितने भी माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूल है वो सारे प्रिंसिपल आगे, प्राइमरी और अपर प्राइमरी जो स्कूल है वो इस प्रिंसिपल को ही दे दिए गए हैं। जब ये इन स्कूलों का काम करता है तो इसकी पोस्ट का नाम क्या हो गया, पीओ हो गया। यानी व्यक्ति एक है, आदमी एक है, और ये 2 नाम से काम करता है। खुद के स्कूल के लिए प्रिंसिपल और अन्य प्रारंभिक शिक्षा के स्कूलों के लिए ये पीओ के नाम से काम करता है। आदमी एक ही है भाई, आदमी एक ही है। उसके बाद चलें भी शहरी क्षेत्र में। अब नगर पालिका है तो जितने भी स्कूल हैं वो सारे इसके अंडर में आ जाएंगे। नगर निगम या बड़ी कोई नगर पालिका, बड़ा शहरी क्षेत्र है तो वहां 1 से ज्यादा नोडल स्कूल बना दिए जाते हैं। गांव में तो 1 स्कूल को ही आदर्श स्कूल बनाया जाता है और उसके प्रिंसिपल को ही पीओ कहा जाता है, और पीओ के अंडर में प्राइमरी और अपर प्राइमरी जितनी भी स्कूल हैं सारे इसके अंडर में आते हैं। शहरी क्षेत्र में इलाका छोटा है तो 1 नोडल स्कूल, 1 से ज्यादा है तो 2 नोडल स्कूल। अब यहां ये कोई प्रश्न नहीं बनता वो कैसे डिसाइड होते हैं, गवर्नमेंट अपने आप ऊपर से आदेश आते हैं, उनके लिए आपको कोई माथापच्ची नहीं करनी है। तो जब वही सेम कहानी यहां हो जाती है, शहरी क्षेत्र में भी क्या मिलेंगे आपको, प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी स्कूल मिलेंगे। जब वो शहरी क्षेत्र का जो प्रिंसिपल है उस नोडल स्कूल का जो 1 से 12 का है, तो जब ये नोडल स्कूल का प्रिंसिपल
इन प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल का कोई काम देखता है तब इसका नाम है UCEEO। UCEEO। अब आप ये सोचेंगे इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो शहरी क्षेत्र को क्या कहते हैं? अर्बन। अर्बन, सी का मतलब है क्लस्टर, क्लस्टर को हिंदी में बोलते हैं संकुल, तो क्या हो गया? शहरी संकुल। बाकी नाम सेम, ये था पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, ये हो गया अर्बन क्लस्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, UCEEO। ये व्यवस्था तो 2018 से चल रही है, और ये जो व्यवस्था है ये 2018 से पहले स्टार्ट होगी। ये जो व्यवस्था की है शहरी क्षेत्र वाली, ये व्यवस्था की गई है मार्च 2021 से। जनवरी 2021 को इस सिस्टम के आदेश आए थे, उससे पहले अलग सिस्टम था। उससे पहले CBO ऑफिस के अंदर जो है CBO 1, 2 होते हैं, तो 1 के अधीन ये शहरी स्कूल किए हुए थे। अब आप समझिएगा, अब समझ गए, पंचायत में सीनियर स्कूल का प्रिंसिपल अपने स्कूल के लिए प्रिंसिपल है, उसके अधीन आने वाले जितने भी प्राइमरी अपर प्राइमरी जो स्कूल है उनके लिए वो PO है। यही बात शहरी क्षेत्र में है, खुद के स्कूल का वो व्यक्ति प्रिंसिपल है, और उसके अधीन जितने प्राइमरी स्कूल अपर प्राइमरी स्कूल हैं उस शहरी क्षेत्र के, जो गवर्नमेंट ने बताए, एक से ज्यादा नोडल स्कूल भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा UCO भी हो सकते हैं। आपको पता है जैसे जयपुर शहर है तो बहुत बड़ा है, बहुत स्कूल है, वहां तो एक अकेला आदमी कैसे संभालेगा, तो वहां एक से ज्यादा UCEO की नियुक्ति है कर दी जाती है। नियुक्ति का मतलब भी उस स्कूल के प्रिंसिपल को ऑर्डर दे दिया जाता है, भाई इन स्कूलों को भी आप संभालेंगे। अब संभालने का मतलब क्या है? संभालने का मतलब ये है, भाई समझिए, यहां ये जो ज्वाइंट डायरेक्टर है ना, ये शिक्षा विभाग का प्रमोटी आदमी होता है, पदोन्नति लेकर आता है। जैसे प्रमोशन कहां चलते हैं? नीचे से ऊपर। ये व्यक्ति प्रिंसिपल, फिर CBO बन गया, CDO बन गया, ज्वाइंट डायरेक्टर बन गया। उसके बाद में तो निदेशक आ गया, निदेशक, आयुक्त, शासन सचिव, ये तो सारे क्या होते हैं? ये तो सारे IAS होते हैं, UPSC से आते हैं भाई। तो इसका मतलब एक शिक्षा विभाग के अंदर जो व्यक्ति चयनित होता है, भले ही छोटे लेवल से अपनी जो जीवन है वो स्टार्ट करे सरकारी सेवा में, वो ज्यादा से ज्यादा कहां तक पहुंच सकता है? ज्वाइंट डायरेक्टर तक बन सकता है। उसके बाद में तो IAS की पोस्ट आ गई, मेन पोस्ट की बात कर रहे हैं यहां पर। तो संयुक्त निदेशक को छुट्टी चाहिए, तो ये किसको एप्लीकेशन लिखेगा? निदेशक को। CDO को छुट्टी चाहिए तो किसको सूचना देगा? ज्वाइंट डायरेक्टर को, साहब छुट्टी चाहिए। यानी इनकी सर्विस बुक का जो सारा काम है, इनके जो वेतन है, एक कड़ी का ऊपर वाला आदमी दूसरे का सर्वे सर्वा होता है। मुखिया की बात हो रही है, मुखिया की। इसको छुट्टी चाहिए, किसको लिखेगा? निदेशक को। इसकी सर्विस बुक कहां रहती है? यहां पर। CDO किससे छुट्टी मांगेगा? ज्वाइंट डायरेक्टर से। CBO किससे मांगेगा? CDO से। और हेडमास्टर और प्रिंसिपल जो सेकेंडरी शिक्षा के हैं, माध्यमिक शिक्षा के, वो छुट्टी किससे मांगेगा? CBO को एप्लीकेशन भेजेगा, साहब छुट्टी चाहिए। इनकी जो सर्विस बुक, रिकॉर्ड, जो तनख्वाह बनाने का काम है वो उच्च अधिकारी करता है, और प्रधानाचार्य है उसके अंडर में जो सारा स्टाफ आ जाएगा। भी सीनियर स्कूल, एक सीनियर स्कूल है तो यहां पर 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड सारे ही होते हैं। इन सबका जो वेतन कौन बनाएगा? छुट्टी कौन देगा? प्रिंसिपल देगा भी। अपने अधीनस्थ के काम मुखिया संभालता है, और इसका प्रिंसिपल को छुट्टी कौन देगा? CBO देगा। इसी प्रकार प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल के कर्मचारियों की चाहे छुट्टी यानी CL, आकस्मिक अवकाश की बात करें, इनके वेतन की बात करें, कौन बनाएगा भाई? PO बनाएगा, PO बनाएगा। इनकी सारा सर्विस बुक का रिकॉर्ड किन के पास रहेगा? PO के पास। मेडिकल लीव लेनी है, आकस्मिक CL लेनी है, कोई PL लेनी है, सब कुछ जो भी प्रावधान है वो इनके लिए PO करेगा। तो ये सारा काम मॉनिटरिंग करेगा, किस प्रकार से वहां कार्य होता है। हर महीने में एक चक्कर तो 100% लगाएगा, एक से ज्यादा भी लगा सकता है वो तो, क्योंकि उनका अधिकारी है, कभी भी जा सकता है। तो उम्मीद कर रहा हूं भी आप कहानी समझ गए भी। पूरे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा यानी एकीकृत स्कूल शिक्षा को समझने के लिए पूरा ये ढांचा है, ये पूरी मॉनिटरिंग चलती है इनके माध्यम से। अब आप क्योंकि स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो,
आरपीएससी एग्जाम लेगी, एग्जाम लेके रिजल्ट निकाल देगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन चयनितों की जो लिस्ट है वो किन के पास आएगी? निदेशक साहब के पास आएगी। निदेशक 2 हैं, आपको पता है ये कड़ी 2 है, बाकी सब 1 हो गई। जो जॉइंट डायरेक्टर है ये भी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा दोनों को संभालता है, सीडीओ भी दोनों, सीबीओ भी दोनों, और आप देख रहे हो प्रिंसिपल भी दोनों को ही संभाल रहा है, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और अंडर जो प्रारंभिक शिक्षा सबको। यहां निदेशक 2 होते हैं, प्रारंभिक शिक्षा का अलग, माध्यमिक का अलग। लेकिन आजकल गवर्नमेंट नियुक्ति 1 को ही देती है, वो दोनों के काम संभालता है। आप फर्स्ट ग्रेड में आपकी जब चयन होने की लिस्ट निदेशालय पहुंचेगी तो पता है आपको कौन से निदेशालय में पहुंचेगी? सेकेंडरी में, क्योंकि आप माध्यमिक शिक्षा के कर्मचारी बनेंगे। तो माध्यमिक शिक्षा का जो निदेशक होगा वो आपको नियुक्ति देगा, ज्वाइनिंग ऑर्डर ये निकालेगा, आरपीएससी नहीं निकालेगी, उसका काम तो एग्जाम कंडक्ट कराना है, रिजल्ट निकालना है और लिस्ट उस डिपार्टमेंट को भेजनी है। तो और एक चीज ध्यान रख लिए, जो व्यक्ति ज्वाइनिंग देता है वही ट्रांसफर करेगा। कल को ट्रांसफर की है तो किसके साइन से ट्रांसफर होंगे? इस निदेशक के साइन से ही ट्रांसफर होंगे। मंत्री सिफारिश कर सकता है, मंत्री के साइन से कोई ऑर्डर नहीं निकलता। तो निदेशक माध्यमिक है, वो फर्स्ट ग्रेड को नियुक्ति देता है। सेकंड ग्रेड की बात करें, सेकंड ग्रेड को नियुक्ति देने का काम है वो जॉइंट डायरेक्टर करता है, जॉइंट डायरेक्टर करेगा। आरपीएससी एग्जाम लेती है सेकंड ग्रेड का, तो चयनित की सूची निदेशालय को भेज देगा, माध्यमिक शिक्षा के निदेशालय को भेज देगा, निदेशक को भेज देगा। ये वहां से मेरिट के हिसाब से आपका जो है संभाग अलॉट कर देंगे, 9 संभागों में आपका डिवाइडेशन हो जाएगा और वो लिस्ट किन के पास आ जाएगी? जॉइंट डायरेक्टर के पास आ जाएगी संभाग के ऊपर। तो आपका जो नियुक्ति पत्र जो निकालेगा वो आपका संयुक्त निदेशक निकालेगा। जब आपका नियुक्ति पत्र आए तो देख लीजिएगा नीचे किसके साइन है, जॉइंट डायरेक्टर के साइन होंगे। उसके बाद आपको जो स्कूल मिला है वहां पर जाकर आपको सीधा ज्वाइन करना है, ऑनलाइन आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा। चलिए, हो गए सरकारी कर्मचारी, जो सपने देखे थे ग्रीन पेन के। अब आपको आपके दोस्त, रिश्तेदार जो भी है उपहार में ग्रीन पेन नहीं देंगे, क्योंकि लेक्चरर बन जाओगे, ग्रीन पेन से साइन करने के लायक हो जाओगे अब आप, और हो ही जाओगे 100%। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, बार बार यही संदेश देना है, हम जीत जाएंगे। तो ये था एकीकृत स्कूल शिक्षा का संगठनात्मक ढांचा। उम्मीद करता हूं सब कुछ क्लियर हुआ होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उनका रिप्लाई दे दूंगा, या अगले वीडियो सेशन में आपके क्वेश्चन है वो ले लूंगा। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करेंगे। और आपको पता है आपका सिलेबस है, आरपीएससी ने अब जारी कर दिया है, आपने देख भी लिया होगा। एक दिन उस सिलेबस का भी पोस्टमार्टम करेंगे, भी रियल में सिलेबस कम हो गया या कुछ चीज़ें अभी भी वहाँ विद्यमान है, उन सब चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे। चलिएगा, अगले वीडियो सेशन में फिर एक नए टॉपिक के साथ मैनेजमेंट को आगे बढ़ाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।